हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और बेहतरीन सेशन के अंदर। आज का हमारा सेशन रहेगा मिनी मॉक टेस्ट नंबर 5 एसबीआई क्लरिकल मेंस को लेके। उम्मीद करता हूं इससे पहले 4 जो मिनी मॉक टेस्ट हैं आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और जो जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, बेस्ट अप्रोच है, आप अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ से चीज़ें सीखने का, मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करने का, तो अगर आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस देखने को मिल रही है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या कोई भी सजेशन वगैरह भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ओके, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी इसमें मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगा। नए पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर तो आपको लगे कि एक नई टाइप का क्वेश्चन है, आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो उस क्वेश्चन को, कभी भी अटेम्प्ट मत करना। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मिसलेनियस टाइप में आ जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट राउंड में आप इसे स्किप करके चल सकते हैं। जिन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी या आपने मोस्टली देखे होंगे अपने मॉक टेस्ट के दौरान कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनको पिक करना है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, और हिंदी लैंग्वेज वाले यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या डाटा आपको अवेलेबल था। बोला जा रहा है, कहता अ कंट्री हैज़ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रैफिक रूल्स, कि किसी कंट्री में कुछ ट्रैफिक रूल्स जो हैं डिफरेंट टाइप के। तो ट्रैफिक रूल्स देखिए वो कौन कौन से हैं। कहता 3 रेड लाइट अगर वो ट्रैफिक रूल्स पे आपको दिखें तो उसका मतलब क्या होता है, स्टॉप। कि मुझे लगा कि 3 रेड लाइट्स आ रही हैं तो रुक जाना है। उसके बाद 2 रेड लाइट आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा, टर्न लेफ्ट। 1 रेड लाइट आई तो इसका मतलब क्या होगा, टर्न राइट। ठीक है, ये 3 कंडीशन। और ग्रीन लाइट का भी इसमें कॉम्बिनेशन है। अगर 3 ग्रीन लाइट मुझे दिखाई दी तो इसका मतलब क्या होगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करना है। 2 ग्रीन लाइट का मतलब क्या होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करना है। और 1 ग्रीन लाइट का मतलब क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ट्रैवल करना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ लाइट्स अगर आपको दिखाई दें रेड और ग्रीन कलर में तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। कहता अ मोटरिस्ट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ रोड एंड फॉलोज ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स लिटरली। मतलब कहता कहता एक मोटर बाइक वाला पर्सन है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, एक सड़क पर, और लिटरली मतलब वो हर एक ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करेगा ही करेगा। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हाँ रेड लाइट आ गई चलो भी क्रॉस करके चला गया, नहीं, उसने हर रूल को फॉलो करना ही करना है। हर लाइट पे वो जो भी सिग्नल आएगा उसको वो फॉलो करता ही करता है। हिज कार इज हेडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। अभी स्टार्टिंग में उसको मेंशन करके दे दिया गया कि उसकी जो कार है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। ही इनकाउंटर द फॉलोइंग सिग्नल्स, उसको अलग अलग सिग्नल्स जो हैं वो रास्ते में मिलते हैं। टाइम, ये ब्रैकेट वाली चीज़ें भी पढ़ लिया करो, क्या पता इसमें ही कुछ स्पेशल ट्विस्ट अवेलेबल हो आपको। कहता द टाइम मेंशनड इन ईच केस बिलो इज एप्लीकेबल आफ्टर क्रॉसिंग द प्रीवियस सिग्नल। कहता जो भी अगला सिग्नल आएगा उसमें जो टाइम लगेगा वो प्रीवियस सिग्नल के बाद ही लगेगा, जो भी आप सिग्नल के अकॉर्डिंगली कोई भी कंडीशन आप फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको ये सिग्नल जो है वो याद नहीं करने हैं, क्वेश्चन के अंदर जो हमें सिग्नल अवेलेबल होगा उसी के बिहाफ पे ही हम वो सिग्नल को कैच कर लेंगे। ओके, चलो पढ़ते हैं। हाँ जी, अभी तक हमें क्या डाटा गिवन था आपको क्लियर हो ही चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर डाटा सिर्फ एक चीज़ का गिवन था कि उसकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन से होगी, तो ये मान लेते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसको ट्रैवल करवाना शुरू कर देते हैं हम। चलो पहले क्या मिला, एट अ स्टार्टिंग पॉइंट जब वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था एक ग्रीन सिग्नल मिला। हाँ जी, एक ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है, गो एट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब वो जाएगा यहाँ से, ट्रैवल करना शुरू करेगा, और कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल करना शुरू करेगा, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कितने घंटे ट्रैवल करेगा उसके बारे में कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, बस यहाँ से हमें इतना क्लू मिला है कि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करेगा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद उसे सिग्नल मिलने वाला है। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि जब उसने स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल किया था, ये देखो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, एक घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करना। अगर वो आधे घंटे के बाद की बात की जा रही है तो आधे घंटे में उसने यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना ट्रैवल कर लिया होगा,
10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। ओके, चलो आधा घंटा मतलब उसने 10 किलोमीटर जैसे ही ट्रैवल किया उसे पहला सिग्नल दिखाई दिया। हाँ जी, यहाँ पर उसे क्या है, पहला सिग्नल दिखाई दिया। तो पहला सिग्नल दिखाई दिया तो उसमें क्या दिखा, उसने दो रेड लाइट सिग्नल रेड लाइट देखी और दो ग्रीन लाइट देखी। हाँ जी, दो रेड लाइट का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, दो रेड लाइट का मतलब टर्न लेफ्ट, मतलब यहां से उसने क्या किया, एक बायां मोड़ लिया। ठीक है, यहां से उसने क्या किया, एक बायां मोड़ लिया। ओके, नॉर्थ फेसिंग में लेफ्ट इधर ही होगा जैसे आपका है। और क्या देखा, दो ग्रीन लाइट भी देखी। ग्रीन लाइट देखी मतलब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करेगा। ओके, चलो अभी यहां पर हम स्पेसिफिक स्पीड मेंशन कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे देखते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद, मतलब उसने एक घंटे में तो 40 किलोमीटर ट्रेवल करना था, बट 15 मिनट के बाद ही उसे और सिग्नल्स दिखाई दिए, सेकंड नंबर सिग्नल दिखाई दिया। ठीक है, ये हमारा जो था ये फर्स्ट सिग्नल था। मैं यहां पर मार्किंग कर देता हूं और आपको भी ऐसे चेक पॉइंट्स लगाने हैं कि इसका ये फर्स्ट सिग्नल था, इस पॉइंट पर जहां पर उसने लेफ्ट टर्न लिया था, 40 की स्पीड से चल रहा था। ठीक है, अब उसने क्या किया, वो 40 किलोमीटर की रफ्तार से डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना, 15 मिनट में। 15 मिनट बाद उसे दूसरा सिग्नल मिला। तो मतलब वो अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो ये 15 मिनट जो है वो एक घंटा मतलब 60 मिनट का 1/4 है। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, 1/4 ही हो जाएगी। डिस्टेंस सॉरी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 40 का 1/4 कितना होता है, 10 किलोमीटर। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर जैसे उसने बायां मोड़ लिया और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, उसे सेकंड सिग्नल मिला। हाँ जी, मेरी बात इतनी क्लियर होगी। ये तो नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं, ये तो टिप्स पे पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल क्वांट्स भी तो पढ़ के बैठे हैं आप, कि अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 1 आवर के अंदर 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 15 मिनट्स 1 आवर का 1/4 हो गया, तो किलोमीटर्स भी क्या हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे, या डिस्टेंस जो है वो भी 1/4 होगा। सेकंड सिग्नल मिला, सेकंड सिग्नल पे उसने एक रेड लाइट देखी और दो ग्रीन लाइट देखी। हाँ जी, एक रेड लाइट देखी मतलब एक राइट टर्न लिया, इतना तो क्लियर हो गया, यहां से वो राइट टर्न लेगा। ओके, और दो ग्रीन लाइट देखी मतलब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करेगा। फिर से, क्योंकि दो ग्रीन लाइट देखी है। अब आगे क्या होगा, आफ्टर हाफ एन आवर, अब देखो इसने राइट टर्न लिया और आधा घंटा ट्रेवल किया। अगर वो एक घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर ड्राइव कर लेगा। ठीक है, तो उसने राइट टर्न लेने के बाद यहां से यहां ये 20 किलोमीटर की जर्नी को कवर किया। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसको थर्ड सिग्नल मिलने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया थर्ड सिग्नल। अब इसके बाद क्या हुआ, थर्ड सिग्नल मिलने पे एक रेड और 3 ग्रीन लाइट देखता है। एक रेड लाइट देखता है मतलब टर्न राइट, ठीक है जी, दाईं ओर मुड़ चुका है वो। और 3 ग्रीन सिग्नल देखता है, 3 ग्रीन सिग्नल देखेगा मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रैवल करेगा, या 100 किलोमीटर प्रति पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, कितनी देर तक ट्रैवल करेगा आगे देख लेते हैं। आफ्टर 24 मिनट्स, अब सुनिए ध्यान से। अब जैसे कि अगर मैं 15 मिनट की बात करता, ठीक है, तो ये 15 मिनट क्या है, पूरे घंटे का क्या है, 1/4 है। ठीक है, 15 मिनट जो है 60 को अगर मैं इसका 1/4 निकालूं तभी 15 मिनट आएगा ना। ओके, तो हमें 24 मिनट को ट्रैक करना है इन टर्म्स ऑफ आवर्स। अगर मैं मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करूं तो मैं उसे क्या करूंगा, हमेशा डिवाइडेड बाय 60 करूंगा। डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो ये कितना आ गया, 2/5 पार्ट। मतलब अगर 15 मिनट 1/4 था तो 24 मिनट जो होगा वो एक घंटे का 2/5 पार्ट होगा। अगर ये 2/5 पार्ट है तो स्पीड जो होगी, ठीक है, उसको कैसे मेजर करते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो भी जाए तो इसके लिए डिटेल में बता रहा हूं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होगा। तो हमें यहां पर क्या फिगर आउट करना था, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस, कि उसने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि स्पीड तो हमें दी गई है ना, तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में, हाँ जी, टाइम कितना गिवन है, 2/5। आवर्स की वैल्यू यही है क्योंकि हमने मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो मतलब यहां से ही क्लियर हो चुका है। तो मतलब उसने आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, यहां से राइट टर्न लेने के बाद 40 किलोमीटर। ठीक है, ये 40 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया ओवरऑल, ये 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि एक घंटे में अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 24 मिनट में 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर होगा, अदरवाइज ये तो आप उंगलियों में भी निकाल सकते हो। चलिए,
उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पर इसको मिलेगा फोर्थ सिग्नल, ये मिला उसे फोर्थ सिग्नल। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, फोर्थ सिग्नल में क्या है, 2 रेड और 2 ग्रीन लाइट थी। हाँ जी, 2 रेड लाइट थी और 2 ग्रीन लाइट। 2 रेड लाइट का मतलब लेफ्ट टर्न लिया। हाँ जी, ये फोर्थ सिग्नल था, इसे मैं नीचे लिख देता हूं, मतलब एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। और 2 ग्रीन लाइट थी। हाँ जी, ग्रीन लाइट थी 2, तो मतलब वो 40 की स्पीड से फिर से ट्रैवल करेगा। हाँ जी, 40 की स्पीड से फिर से ट्रैवल करेगा, ये देखो। ओके, उसके बाद आफ्टर 15 मिनट, तो वही बात आती है, अगर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा था, वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो 15 मिनट में 10 किलोमीटर, 1/4 हो गया ना। तो मतलब जैसे उसने यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया था इस तरफ, तो उसने यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया था, सिर्फ 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया था। गॉट माई पॉइंट। और फिफ्थ सिग्नल मिला 3 रेड लाइट। रेड लाइट का 3 रेड लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टॉप। मतलब यहाँ जो फिफ्थ उसे सिग्नल मिला, वहां पर जाके वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। तो ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं आपको ये फ्रेम क्लियर हो चुका होगा। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पुट किए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही है, कहता व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोटरिस्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द लास्ट सिग्नल। कहता जैसे ही मोटरसाइकिल वाले ने या गाड़ी चलाने वाले ने अपनी जर्नी को कंप्लीट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टिल एंडिंग पॉइंट तक, तो उसने कितने किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल किया। तो ये काउंट कर लो, 10 किलोमीटर ये है, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 40 80, 80 और 10 कितना हो गया, 90 किलोमीटर की जर्नी को उसने ट्रैवल किया। क्लियर। चलो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मोटरिस्ट व्हेन ही रीचेज द लास्ट सिग्नल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है जैसे ही मोटरिस्ट लास्ट पॉइंट पर पहुंचता है, तो उसकी हमें डायरेक्शन बतानी थी और डिस्टेंस भी बताना था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस पे है। हालांकि डायरेक्टली मेंशन नहीं है डिस्टेंस, बट ऑप्शन देखिए आपको कैसे अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब कि हमें ये लेंथ निकालनी है। क्लियर, ये लेंथ निकालनी है, तो इंक्लाइंड लेंथ निकालने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल का बनाना आना चाहिए। इसी का रेफरेंस लेंगे ना, तो इसमें बेस देखो कितना होगा। अगर ये लेंथ मेरे पास 40 है, तो 10 इसमें से ये वाली निगलेक्ट कर दे, तो बाकी ये लेंथ मेरे पास कितनी बचेगी, 30। तो मतलब मुझे बेस तो मिल गया 30। अब ये लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी निकल के आएगी, 10 तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, 20 ये और ये वाला 10, 20 और 10 कितने हो गए, 30, 30 और ये वाला 10 कितना हो गया, टोटल लेंथ मेरी यहाँ पर कितनी होगी ओवरऑल, ये लेंथ कितनी होगी मेरी 40। और आपको 30 और 40 का कॉम्बिनेशन तो पता ही है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर अगर आपके पास 30 एंड 40 हैं, तो जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी, 50। तो एंडिंग पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर दूर है, और ये कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो सी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है इनपुट आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फर्स्ट राउंड में इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, कंडीशन अगर आपको लॉजिक पता चल जाता है विद इन 30 सेकेंड्स। तो जैसे कि ध्यान से देखिए, हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, आउटपुट को कवर करना। हाँ जी, आउटपुट देखिए, पहले तो नंबर्स को अगर हम टारगेट करें, नंबर देखिए क्या क्या है, 74, 67, 59, 47, 13। क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पर नंबर्स का पैटर्न क्या है, कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, इस तरह से। अब बात आती है वर्ड्स की। हाँ जी, वर्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला वर्ड क्या है, HVKJ। इनपुट में देखो HVKJ अवेलेबल था, बिल्कुल भी नहीं। मतलब के आउटपुट के अंदर, आउटपुट मतलब 6th स्टेप के अंदर जितने भी आपको वर्ड्स अवेलेबल हैं वो टोटली डिफरेंट है। बट अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊं, ये देखो स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो GUJI, ये देखो GUJI अवेलेबल था, BQTO अवेलेबल था, NPRL, हाँ जी NPRL वो भी अवेलेबल था, HGKM वो भी अवेलेबल था, CVGX वो भी अवेलेबल था। मतलब के टिल स्टेप नंबर 5 आपको वर्ड्स एज इट इज गिवन है जो इनपुट में गिवन थे। ठीक है, बट 6th स्टेप में उन वर्ड्स का क्या हुआ उसको भी देख लेंगे। जैसे कि 74 के बाद यहां पर अवेलेबल था हमें GUJI, ये GUJI किस में कन्वर्ट हो गया, HVKJ में। कैसे,
जी में एक लेटर बढ़ा दो, एच आ गया, यू का अगला लेटर वी आ गया, जे का अगला लेटर के, आई का अगला लेटर जे। मतलब कि जैसे हम फिफ्थ स्टेप से सिक्स्थ स्टेप की तरफ अप्रोच करेंगे, हर लेटर को उसके अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। चाहे क्रॉस चेक कर लीजिए, ये देखो, बी से सी बना, क्यू से आर बना, टी से यू बना, ओ से पी बना। तो मेरा अल्टीमेटली मुझे जो गिवन इनपुट की आउटपुट बनानी है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप तक बनानी है। रीजन बीइंग, ये सेकंड लास्ट स्टेप तक ही मुझे नंबर और वर्ड्स एज इट इज अवेलेबल हैं जो इनपुट में दिए गए थे। तो मेरे लिए क्या रह जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा रह जाएगा कि मैं उस सिक्स्थ स्टेप के अंदर हर लेटर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो अब देखते हैं यहां पर वर्ड्स कैसे अरेंज्ड है। हाँ जी, पहला लेटर अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पर जी है, ये बी है, ये एन है, रैंडमली बैठे हैं, तो यहां पर कॉन्सोनेंट्स का तो या पोजीशन वैल्यू के हिसाब से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो है नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ जी, एक चीज हम फिगर आउट कर सकते हैं यहां पर कि ये जो तीन वर्ड्स है ना, एन पी आर एल एच जी के एम और सी वी जी एक्स, इनमें एक भी वोवल नहीं है। बट ये जो पहले दो वर्ड्स हैं, जी यू जे आई और बी क्यू टी ओ, इसमें एक कहीं ना कहीं तो वोवल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहां पर ये लॉजिक लग सकता है कि जिसमें नंबर ऑफ वोवल्स थे पहले, नंबर ऑफ वोवल्स के हिसाब से वर्ड्स को अरेंज किया गया। नंबर ऑफ वोवल्स देखा जाए, जी यू जे आई में दो वोवल थे, बी क्यू टी ओ में एक ही वोवल था। तो नंबर ऑफ वोवल्स के हिसाब से क्या चल रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जिसमें जितने भी वोवल्स होंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। जितने भी हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड्स रहेंगे, रिमेनिंग वर्ड्स की कौन से रहेंगे, जिसमें एक भी वोवल नहीं रहेगा, तो उनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे एन का प्लेस 14 है, एच का प्लेस 8 है, सी का प्लेस क्या है 3। क्लियर? तो हमें यहाँ पर दोनों के दोनों पैटर्न पता चल चुके हैं, नंबर का भी और वर्ड्स का भी। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, गिवन इनपुट की आउटपुट बनाना। वैसे ये हमारा आउटपुट नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, सेकंड लास्ट स्टेप होगा, ये मान के चलिए। क्यों? टिल सेकंड लास्ट स्टेप मेरे पास वर्ड्स सेम एज इट इज है, इसके बाद फाइनल आउटपुट आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फाइनल आउटपुट हम बनाएंगे। ओके, अभी के लिए इसे मैं कह सकता हूं ये सेकंड लास्ट स्टेप है, ठीक है, या पेनल्टीमेट स्टेप है, या लास्ट बट वन है। इसे मैं मान देता हूं ये पेनल्टीमेट स्टेप है, पेनल्टीमेट स्टेप। क्लियर? तो अगर सिक्स्थ स्टेप में आउटपुट आ गई तो ये फिफ्थ स्टेप होगा, सेवन स्टेप्स में आउटपुट आ जाती है तो ये क्या होगा हमारा, सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा, ऐसे ही। ओके, तो सबसे पहला टास्क ही हमारा क्या है, आउटपुट बनाना। आउटपुट में पहले क्या थे, नंबर्स थे। नंबर से देखो आउटपुट स्टार्ट हो रही है ना, तो पहले नंबर्स हम मेंशन कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 81। 81 के बाद का नंबर क्या कौन सा है हमारे पास, 63। ओके, 63 के बाद क्या है हमारे पास नंबर 41। 41 के बाद कौन आ रहा है, 33। और 33 के बाद का नंबर हमारे पास क्या है, 19। अब आ जाते हैं वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स कैसे अरेंज्ड हो रहे हैं यहाँ पर, पहले तो वोवल वाले वर्ड्स उठाओ। वोवल देखो किस किस में आ रहा है, NOPC यहाँ पर एक वोवल है, और MEIV एक इसमें वोवल है। और वोवल के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, मतलब जिस वर्ड में नंबर ऑफ वोवल सबसे ज़्यादा होंगे सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहेगी। फिर उसके बाद कौन आएगा, जिसमें नंबर ऑफ वोवल्स कम होंगे। अब इनके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे, मतलब जिसमें एक भी वोवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। क्लियर? जैसे कि ये हो गया M13, उसके बाद ये Q क्या हो गया 17, ये J क्या हो गया 10। तो पोजीशन वैल्यू के हिसाब से देखा जाए, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में पहला लेटर Q आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना ना हमें इसे, तो QTHF हो जाएगा ये। उसके बाद Q से पहले कौन बैठा होगा डिक्शनरी के हिसाब से, MLRS, और फाइनली कौन आ जाएगा, JKST। तो ये हमारी आउटपुट बन गई। ठीक है, अब आउटपुट यहां पर आएगी, और इस आउटपुट में क्या करेंगे, नंबर तो एज इट इज रहेंगे, बट जो वर्ड्स हैं हर वर्ड के लेटर को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर M का N बन जाएगा, E का F बन जाएगा, I J V का क्या बन जाएगा W, N O O P P Q C क्या बन जाएगा D, Q का R, T का U, H का I, F का G F। ठीक है जी। उसके बाद
M का N बन जाएगा, L का M बन जाएगा, R S और S का बन जाएगा T, J K K L S T T U। चाहे तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सभी वर्ड्स में हर एक लेटर को अगले लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अब हम डायरेक्टली कहाँ स्विच करेंगे, हमारे स्टेप नंबर 1 के ऊपर, क्योंकि शिफ्टिंग कैसे हो रही है हमेशा स्टेप नंबर 1 बताता है हमें। हाँ जी, आउटपुट में देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 74। तो ये 74 तो ऑलरेडी इनपुट में था। उसके बाद देखिए कौन चाहिए हमें, सॉरी 5th स्टेप तक देखना है ना, क्योंकि उसी के हिसाब से मूवमेंट में आ रहे हैं। 74 था, उसके बाद चाहिए GUJI। ये देखो GUJI आया और CVGX से उसने शिफ्टिंग कर दी। उसके बाद चाहिए 67 आया, बट ध्यान से देखिए BQTO भी आ रहा है, मतलब के 5th स्टेप के हिसाब से या सेकंड लास्ट स्टेप के हिसाब से एक एक पेयर उठ रहा है। पेयर मतलब नंबर और वर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन। ये देखो 67 आया, BQTO एक साथ आए। उसके बाद 59 और NPRL आए, फिर 47 और HGKM आए। अकॉर्डिंगली शिफ्टिंग करते जा रहे हैं। तो पेनल्टीमेट स्टेप के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, स्टेप नंबर 1 बनेगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये वाले दो एलिमेंट, दैट इज 81 और कौन चाहिए, MEIV। तो यहां से आगे शिफ्टिंग कर दो। अब 81 और MEIV के अलावा सारे एज इट इज लिख दो। क्या आ जाएंगे वो, MLRS, फिर 41 आ जाएगा, ओके। उसके बाद NOPC आ जाएगा, फिर 63 अवेलेबल होगा, फिर QTHF आ जाएगा, फिर उसके बाद 19 आ जाएगा। ध्यान रखना रिपीट नहीं करना, क्योंकि 81 और MEIV इनपुट से हम फर्स्ट स्टेप में उन्हें अरेंज कर चुके हैं। फिर JKST और उसके बाद रह जाएगा हमारा 33। गॉट इट। चलो अब आते हैं हमारा सेकेंड स्टेप के ऊपर। हाँ जी, सेकेंड स्टेप में किनकी टर्न रहेगी, 63 और NOPC। तो सेकेंड स्टेप में इनको हमने अरेंज कर लिया था, ठीक है। अब हमारी शिफ्टिंग हो जाएगी कहाँ से, सबसे पहले मुझे 63 और NOPC को सबसे पहले लाना होगा। अब इनके अलावा शिफ्टिंग होगी यहाँ से, जैसे कि MLRS, इसको हम पुश मेथड बोलते हैं। मैंने वैसे डिटेल में आपको अभी तक करवाया नहीं है यूट्यूब पे, इनपुट आउटपुट, इसको हम बोलते हैं पुश मेथड। एक इंटरचेंज का मेथड होता है और एक पुश मेथड होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो पुश मेथड के बिहाफ पे ही बनते हैं, ठीक है। चलो देख लीजिए 41 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, QTHF 19। देखो मेरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका देखो, आपको हमेशा एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में हमारे साथ क्या होगा, या तो कोई एलिमेंट स्किप हो सकता है या तो रिपीट हो सकता है कि हमने उसको अरेंज कर लिया वो दोबारा लिखा गया। तो अगर एलिमेंट के नीचे एलिमेंट लिखेंगे ना तो एक सिमिट्री बनती रहेगी, गलती होगी ही नहीं। अगर यहाँ पर मेरी आउटपुट यहाँ तक खत्म हो जाती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रियलाइज होता मैं कुछ स्किप कर चुका हूँ। अगर मेरी आउटपुट यहाँ पर आ जाके खत्म होती तो मतलब कहीं ना कहीं लगता कोई एलिमेंट रिपीट हो गया है। तो सिमिट्री बना के चलिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ये। उसके बाद आ जाती है 41 और QTHF की बारी। अगर चाहें तो एग्जाम में इनको लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में पेन पेपर यूज़ करेंगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास लगा के भी कर सकते हो, अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है तो, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाएगा 41 और QTHF। 41 किसके प्लेस पे आया, LRS के प्लेस पे, तो यहाँ से शिफ्टिंग कर दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 19, फिर JKST, आफ्टर दैट 33। फोर्थ स्टेप में देखो किसकी टर्न रहेगी, 33 और MLRS की। 81 MEIV एज इट इज, 63 NOPC एज इट इज, 41 QTHF एज इट इज। क्यों, पिछले स्टेप तक इन्हें हम अरेंज कर चुके थे। अब बारी आती है किसकी, 33 और MLRS की, ओके। MLRS का 33 आ गया, फिर 19 से शिफ्टिंग कर दो, 19 और JKST। ध्यान से देखिए, यही तो आपका पेनल्टीमेट स्टेप बन रहा था, क्योंकि फोर्थ स्टेप में ही आपको आपकी आउटपुट मिल चुकी है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप में आउटपुट फाइनल कौन सी आ जाएगी, ये वाली। तो इसको रीकाउंट मत करके चलना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यही फोर्थ स्टेप जो है पेनल्टीमेट स्टेप है, क्योंकि फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, हर लेटर को उनके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, देखो क्या पूछे गए हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेकंड टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सेकंड राइट निकालना है किसका, फोर्थ लेफ्ट का। तो फोर्थ लेफ्ट का सेकंड राइट देखो डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें सिक्स्थ लेफ्ट निकालना है। कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में।
हाँ जी, थर्ड स्टेप में सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट देखो कौन है। थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या है QTHF, बी ऑप्शन आंसर। चेक कर लेना अपने आंसर्स। हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, चेक कर लीजिए ये भी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप नंबर 2, हाँ जी स्टेप नंबर 2 का सीक्वेंस बताना है हमें। 81 MEIV 63 NOPC, चेक करो पहले ये कहाँ पर है। 81 MEIV है, यहाँ पर MLRS आ गया, चलो इसको एलिमिनेट करो, यहाँ पर भी एलिमिनेट करो। उसके बाद देखिए हाँ जी ए और सी ऑप्शन में से टारगेट करो। 63 के बाद NOPC चाहिए था, बट ये देखो QTHF अवेलेबल है हमें, चेक कर लीजिए, चाहे स्टेप नंबर 2 की बात कर रहे हैं। NOPC चाहिए तो इधर QTHF है, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट, या तो आंसर सी ऑप्शन होगा या नन ऑफ दीज होगा, सिंपल। तो उसके बाद देख लीजिए ये सारे मैच कर रहे हैं। M41 Q19 J33, चेक कर लो, M41 Q19 J33 बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका फाइनल आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन MLRS एंड MEIV, स्टेप नंबर 3 में बताना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर MLRS और MEIV में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ये रहा MEIV और ये रहा MLRS, तो बताओ इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टेप नंबर 3 में, 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप का थर्ड एलिमेंट और थर्ड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का थर्ड फ्रॉम द राइट। ओके, इनकी बात करते हैं। पहले फोर्थ स्टेप में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट देखो कौन है। फोर्थ स्टेप में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, 63। सेकेंड स्टेप में थर्ड फ्रॉम द राइट कौन है, यहाँ पर 19। तो दोनों में डिफरेंस बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो आंसर आ जाएगा 44। क्लियर हो गया, बाकी ये अरेंजमेंट बन गई। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको स्टेप्स से थोड़ा केयरफुली बनाने पड़ेंगे। इसको मत मान के चलना ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपका ये मेंस में 5 से 6 मिनट के अंदर भी हो रहा है ना, मोर देन इनफ है। किस्मत आपकी अच्छी है कि आपको इनपुट आउटपुट समझ में आ गया है, पैटर्न पता चल गया है और आपसे सॉल्व भी हो गया। अगर ऑन एन एवरेज 1 मिनट में एक क्वेश्चन की भी एवरेज मान के चलें तो इनफ है, मोर देन इनफ है। हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की तरफ फोकस नहीं करना कभी भी, क्योंकि स्ट्रेस रहेगा। जल्दबाजी में आप गलतियां पक्का करोगे, तो रिलैक्स होके जितना हो गया इनफ है, क्योंकि अगर टफ आया तो वो सभी के लिए होगा, अगर इजी आया तो वो सभी के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसा थॉट प्रोसेस बना के चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास पजल का क्वेश्चन, तो कभी भी इसे फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट मत करना। हालांकि चलो हम मिनी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बट जो एक्चुअल मॉक आप लगाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसमें सिटिंग पजल नहीं अटेम्प्ट करने फर्स्ट राउंड में। सिटिंग और पजल को लास्ट के लिए रखिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आए अटेम्प्ट कर डालो। ओके, चलो यहाँ पर हम देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए, पहले इसे खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं सोल्व होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। सॉरी डियर, मैंने ये हिंदी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल नहीं करवाया, शायद मैं भूल गया था। चलो कोई इशू नहीं है, मैं हिंदी में आपको इलेबोरेट ज़रूर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, कहता 8 पर्सन है आर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर। वो एक ही साल के उसी सेम ईयर के अलग अलग महीनों में पैदा हुए थे। वो महीने कौन कौन से गिवन है, जनवरी से लेके दिसंबर तक, रेंडमली मंथ्स यहाँ पर उठाए गए हैं। ईच ऑफ देम वॉज बोर्न ऑन डिफरेंट डेट ऑफ द मंथ। इनमें से हर एक पर्सन जो है अलग अलग महीने की अलग अलग तारीख को पैदा हुआ है। वो नंबर ऑफ डेट्स भी आपको अवेलेबल है, बट ध्यान दीजिए नंबर ऑफ डेट्स हमारे पास 7 गिवन है। नंबर ऑफ डेट्स 7 गिवन है, बट पर्सन कितने हैं, 8। चलो चेक करते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑल द इन्फॉर्मेशन अबव इज नोट, साइड में करो इसे। चलो चलो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किनको देंगे, मंथ्स को, क्योंकि उनका एक डेफिनेट सीक्वेंस है। चलो मंथ को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। तो सबसे पहले जनवरी मंथ, उसके बाद कौन सा अवेलेबल है, मार्च का महीना अवेलेबल है, फिर अप्रैल का महीना अवेलेबल है, अप्रैल के बाद जुलाई भी गिवन है। हमें थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा, जगह कम है मेरे पास। जनवरी के बाद क्या था, मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद जुलाई, अगस्त भी अवेलेबल है। देखो मेजरली हमें 31 डेज वाले मंथ्स अवेलेबल है। एक सितंबर है और अभी तक अप्रैल ऐसा महीना आया है जिसमें नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30, बाकी 31 डेज वाले हैं। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच बता रहा हूँ।
तो ये मत मान के चलिएगा विदाउट पॉसिबिलिटी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा। हमेशा सेफ साइड लेके चलिए। 2 या 3 पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए आप टेबल ड्रॉ कर दीजिएगा, ये आप ही के बेनिफिशियल के लिए रहेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। तो प्रॉपरली एक टेबल बना के चलिएगा, ज़्यादा होच पोच ना हो, क्योंकि गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट। मैंने सभी से एक्सपीरियंस लिया हुआ है भाई, हम तो पजल हो गए थे पजल में एटलीस्ट पजल नहीं होना। रिलैक्स होकर अटैम्प्ट करो फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ। डिस्ट्रैक्ट आपका माइंड कहाँ होगा, जहां पर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनाने बैठ गए। ओके, तो ध्यान से चलना है। चलो, पहली कंडीशन कहता ओनली 2 पर्सन वर बोर्न ऑन द सेम डेट ऑफ डिफरेंट मंथ। आगे नहीं वही वाली बात, क्योंकि हमें तारीख या डेट्स कितनी अवेलेबल थी, 7। कहता सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो डिफरेंट मंथ की डिफरेंट सेम डेट को पैदा हुए हैं। अब उनमें से कौन सी डिफरेंट डेट्स हैं या सेम डेट है, मतलब 7 तारीख को 2 पर्सन पैदा हुए हैं, या 15 को 2 होंगे, या तो 17 को। इतना तो श्योर है, हर महीने में 1 पर्सन पैदा होगा, बट अलग अलग महीने की सेम तारीख को 2 पर्सन पैदा होंगे। कोई ऐसे 2 पर्सन होंगे, वो 2 पर्सन ढूंढने हैं जो सेम डेट को पैदा हुए हैं। ओके, चलो कंडीशन देखिए क्या है आगे। कहता W इज द यंगेस्ट इन द ग्रुप। पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे छोटा कौन है, एज वाइज W। एज वाइज सबसे छोटा वही है, मतलब वो दिसंबर में पैदा हुआ था, क्योंकि एक ही साल की बात की जा रही है ना, और हर महीने में एक ही पर्सन पैदा हुआ था। आगे देखिए, कहता द वन हु वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर बोर्न 18th ऑफ द मंथ। जो सितंबर महीने में पैदा हुआ था वो उस महीने की 18 तारीख को पैदा हुआ था। चलो ये भी डाटा रख लेते हैं, डेफिनेट गिवन है। वी वॉज बोर्न इमीडिएटली बिफोर टी। वी जो है वो टी से जस्ट पहले पैदा हुआ है, तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखेंगे, क्योंकि हमें टी और वी दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। एज मैनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन जेड एंड एस एज बिटवीन एक्स एंड टी। कहते हैं जितने पर्सन जेड और एस के बीच में पैदा हुए, उतने ही सेम नंबर ऑफ पर्सन एक्स और टी में भी पैदा हुए। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। हमें नहीं पता एक्स और टी में कितने हैं, हमें नहीं पता जेड और एस में कितने हैं। आगे बढ़ते हैं। वी वॉज बोर्न ऑन द डेट विच इज सेम एज द मैक्सिमम डे ऑफ दैट मंथ। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से फिगर आउट करो। कहता वी जो है उस तारीख को पैदा हुआ है जिस महीने में वो पैदा हुआ है, उसके मैक्सिमम डे वाले दिन। लेट अस सपोज वी जो है जनवरी में पैदा हुआ है, लेट अस सपोज, मान लो। तो जनवरी महीने का सबसे अधिकतम दिन कौन सा होता है, 31वां। तो वी 31 तारीख को पैदा होगा। अगर वी पैदा हुआ है अप्रैल महीने में, अब अप्रैल महीने का मैक्सिमम डे कौन सा है, 30, तो वी 30 तारीख को पैदा हुआ है। स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो वी जो है कौन सी तारीख को पैदा हुआ है, उस महीने की जिस महीने में वो पैदा हुआ था उसका मैक्सिमम डे वाले दिन। तो मैक्सिमम डे कौन सा हो सकता है, फरवरी तो अवेलेबल नहीं है। तो हमें इतना श्योर हो चुका है इस चीज का कि वी जो है या तो वो 30 तारीख को पैदा हुआ था या तो वो 31 को पैदा होगा। वो देख लेंगे कौन से महीने में आ रहा है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये स्किप मत करना अपने माइंड से। ओनली वर्ड आ गया, जेड वॉज बोर्न ऑन द 20th ऑफ द मंथ। कहता इकलौता जेड ही है जो 20 तारीख को पैदा हुआ है, मतलब कि सेम डेट को 2 पर्सन जब पैदा हुए थे उनमें से तारीख वो 20 होगी ही नहीं। इकलौता जेड ही होगा जो 20 तारीख को पैदा हुआ था, मतलब 20 तारीख को और कोई पर्सन नहीं आएगा। बट वो कौन से महीने में पैदा हुआ है कुछ अता पता नहीं है अभी। आगे देखिए, 2 पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में 2 पर्सन पैदा हुए थे, तो इसे भी हम होल्ड पे रख लेते हैं। कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो मैं कुछ भी मार्किंग नहीं कर रहा हूं, मतलब आपस में पोजीशन ये शफल कर सकते हैं। अगर मैं कह देता कि वी एस से पहले पैदा हुआ है तो मैं ऐसे मार्क कर देता। ठीक है, चलो, तो क्लू जो आप साइड पे नोट डाउन करोगे उनको लिखने का तरीका भी मैटर करता है। तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मेरा देखना है कि मैं भाई कैसे सॉल्व कर रहा हूं। बाकी आपकी अप्रोच डिफरेंट जरूर हो सकती है, बट इतना जरूर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि जो भी पॉइंट आपने लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग था क्या। रीजन बीइंग, हम पैराग्राफ को सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। आगे पढ़िए। कहता वी वॉज बोर्न ऑन नाइदर जनवरी नॉर ऑन मार्च। कि वी ना तो जनवरी महीने में पैदा हुआ है ना ही मार्च में पैदा हुआ है। ठीक है जी, ये भी मान लिया। एस वॉज बोर्न ऑन इवन नंबर डे बट नॉट ऑन 18th। कहता एस जो है वो सम संख्या वाली डेट को पैदा हुआ है, बट वो 18 तारीख को पैदा नहीं हुआ।
अब सम संख्या वाली डेट की बात करें, या तो वो 18 थी, या तो 20 थी, या तो 30 थी। अब अगर S 18 को नहीं पैदा हुआ तो S तो 20 को भी नहीं पैदा होगा। रीजन बिंग, क्योंकि 20 तारीख को सिर्फ एक ही पर्सन पैदा होगा, वो कौन सा है? Z। तो S के लिए कौन सी डेट रही? 30। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? देखो कहीं भी कंफ्यूजन आए रिवाइंड करके देख लेना। ओके, आगे देखिए। X वॉज बोर्न वन ऑफ द मंथ्स बिफोर S। X जो है वो S से पहले कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। कब पैदा हुआ है कुछ नहीं पता, एक का गैप है, 2 महीनों का गैप है, कुछ अता पता नहीं है। Y वॉज बोर्न ऑन द मंथ विच हैज 30 डेज। Y जो है 30 दिन वाले महीने में पैदा हुआ है। अब 30 दिन वाले महीने हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, या तो वो अप्रैल में पैदा हुआ है या तो वो सितंबर में पैदा हुआ है। क्लियर ये पॉइंट भी? ओनली वन हु इज द यंगेस्ट इन द ग्रुप वॉज बोर्न ऑन द 7th ऑफ द मंथ। कहता सिर्फ इकलौता पर्सन जो ग्रुप का सबसे छोटा पर्सन है, सिर्फ वही होगा जो 7 तारीख को पैदा हुआ है। मतलब कि जो 2 पर्सन सेम डेट को पैदा हुए थे वो 7 तारीख नहीं है, क्योंकि ओनली टर्म यहां पर अवेलेबल है। तो 7 तारीख में भी एक पर्सन पैदा हुआ है और 20 को भी एक ही पर्सन पैदा हुआ है, ये फिक्स है। ओके, उसके बाद देखिए क्या गिवन है। वाई वॉज बोर्न ऑन द इवन नंबर डेट। वाई जो है वो इवन नंबर डेट को पैदा हुआ है। मतलब वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, या तो वो 18 को पैदा हुआ है या तो 30 को। 20 तारीख उसे दे नहीं सकते क्योंकि 20 तारीख को सिर्फ इकलौता एक ही पर्सन है, वो कौन है? जेड। वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, या तो वो 18 को पैदा हुआ है या तो वो 30 को पैदा हुआ है। आगे देखिए। बोथ एक्स एंड यू वर बोर्न इन द डेट विच इज प्राइम नंबर। एक्स और यू दोनों के दोनों प्राइम नंबर वाली डेट को पैदा हुए। प्राइम नंबर वाली डेट यहां पर कौन सी है? 7 है, 17 है, 31 है। 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 तारीख को सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू पैदा होगा क्योंकि सबसे छोटा वही है। ओके, तो एक्स और यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, या तो वो 17 तारीख को पैदा होंगे या तो 31 तारीख को। प्राइम नंबर डेट तो यही बचती है हमारे पास। आके लास्ट इंफॉर्मेशन, वन हु वॉज एल्डेस्ट इन द ग्रुप डू नॉट बोर्न ऑन द 31। कहता जो भी एज का सबसे बड़ा कैंडिडेट है वो कौन होगा? जो जनवरी में पैदा हुआ है। एक ही साल में जो जनवरी में होगा वो सबसे बड़ा होगा ना, जो दिसंबर तक पैदा होगा वो सबसे छोटा होगा। ओके, तो जो भी जनवरी में पैदा होगा उसके लिए तारीख 31 नहीं होगी, कोई और हो सकती है। लो भाई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी। अब उठाते हैं केस। अब देखो कौन कौन सी सिचुएशंस जो है हम यहाँ पर फॉलोअप करवा सकते हैं। हमें एक क्लू ये गिवन था, ये देखो कि वाई से रिलेटेड एक क्लू अवेलेबल था कि वाई जो है 30 दिन वाले महीने में पैदा हुआ था। 30 दिन वाले महीने मेरे पास 2 ही हैं, या तो अप्रैल है या तो सितंबर। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 2 केसेस बना ही देता हूँ। ठीक है, तो वाई के लिए पहले सितंबर मंथ ले लेते हैं, और वाई के लिए ये भी मेंशन था कि वो इवन नंबर वाली डेट को पैदा हुआ था, या तो 18 या तो 30। तो पहले केस में अगर मैं उसे सितंबर देता हूँ तो 18 तारीख अवेलेबल है। दूसरे केस में मैं उसे अप्रैल मंथ भी दे सकता हूँ, बट अप्रैल महीने के वो 18 को पैदा हुआ है, 30 को पैदा हुआ है, कुछ नहीं आता पता। बाकी के केसेस हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल है। इतना क्लियर हो गया? चलो, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर लेंगे उसे कैंसल आउट कर लेंगे पैरेलली, साथ के साथ इसे अवॉइड करके चलना। ओके, चलो उसके बाद देखिए हमें वी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है कि वी जो है या तो 30 तारीख को पैदा हुआ है या तो 31 को, और टी के जस्ट अबव में भी वी ने आना है, और जनवरी और मार्च महीने में वी ने नहीं आना, और वी और एस के बीच में 2 का गैप है, ये भी गिवन है हमें डाटा। ठीक है, चलो इस चीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। ध्यान से समझो, वी ने इधर नहीं आना, वी ने इधर नहीं आना, वी इधर भी नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं सॉरी रुकिए, टी के जस्ट अबव में वी नहीं आना ना, तो हम टी यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ नहीं ले सकते। अप्रैल में क्यों नहीं ले सकते टी को? क्योंकि अगर टी अप्रैल में आया तो उसके जस्ट अबव में वी आएगा, बट वी तो मार्च में पैदा ही नहीं हुआ। तो हम टी और वी की पॉसिबिलिटी यहाँ से शुरू करेंगे। समझ आ गया? चलो, तो हमें क्या गिवन था कि वी और एस के बीच में 2 का गैप है। अगर वी यहाँ होता तो 2 का गैप, यहाँ पर एस होना चाहिए था, बट यहाँ तो ऑलरेडी वी वाई है, तो टी और वी का केस ये भी खत्म। तो हमारे पास सिर्फ पहली केस के अंदर टी और वी को अरेंज करने के लिए सिर्फ एक ही केस बचा। ठीक है, कि टी के जस्ट अबव में कौन आ रहा है? वी अवेलेबल है। और वी और एस के बीच में देखो कितने का गैप है, वी और एस के बीच में 2 का गैप था। तो वी अगर यहां पर है तो ध्यान से देखिए, 2 के गैप में क्या एस यहां पर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एस के अबव में किसने आना था? एक्स ने भी आना था। हमारे पास ये भी क्लू गिवन है, तो हमारे पास यहां पर एस का फंडा खत्म हो गया। तो एस से रिलेटेड हमें सिर्फ एक ही केस बनता दिखाई दे रहा है कि एस जो है अक्टूबर में पैदा हुआ है। समझ आ गया?
ये पहले केस के अंदर हमने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया। ओके, अब इस वाले केस पे आ जाइए। टी यहाँ नहीं होगा कि जस्ट अबव में वी आ जाए, क्योंकि टी और वी एक साथ आएंगे तो 2 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए ना, बट वी तो जनवरी में पैदा ही नहीं हुआ। तो हम टी और वी के लिए क्या क्या केसेस ले सकते हैं? टी और वी के लिए हम ये केस ले सकते हैं, मैं इसके लिए डिफरेंट पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो, टी और वी के लिए ये केस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर वी यहाँ पर है, क्या 2 का गैप एस यहाँ पर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एस के अबव में एक्स ने भी तो आना है। तो अगर वी यहाँ पर है, 2 का गैप एस यहाँ तो आ सकता था। एक तो ये केस वैलिड है। दूसरा, हम टी को ये भी सिचुएशन में ले सकते थे, चेक कर लो, टी और वी ऐसे भी आ सकते हैं। तो दूसरा केस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर कि वी और टी यहाँ पर तो आएंगे ही आएंगे। ये टी और वी के लिए प्लेस रहा। अगर टी और वी इस सिचुएशन में बैठे होते, ध्यान से समझना, तो वी और एस के बीच में 2 का गैप होगा, तो 2 के गैप में यहाँ तो ऑलरेडी डब्ल्यू आ रहा है, तो एस यहाँ पर वी के अबव में बैठा के देखो, 2 के गैप में यहाँ पर कौन हो गया? एस अवेलेबल हो गया। तो इसके अबव में यहाँ पर कौन आ जाएगा? एक्स अवेलेबल होगा, क्योंकि एक्स एस के अबव में आ रहा है। चलो, इतनी भी सिचुएशन हमें क्लियर हो गई। तो मतलब टी और वी इस सिचुएशन में भी बैठ सकते हैं। अगर टी और वी यहाँ पर आते हैं, यहाँ से देखिएगा, अगर टी और वी यहाँ पर आते हैं तो वी 2 के गैप में हमें एस चाहिए था, बट यहाँ तो ऑलरेडी वाई है। तो यहाँ पर दूसरे केस के फर्दर 2 सब केसेस बने कि अगर टी यहाँ पर है तो वी यहाँ भी हो सकता है, अगर टी यहाँ पर हुआ तो वी यहाँ भी हो सकता था। तो इस केस को आगे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये 18 या 30, यहाँ पर कौन था? y। उसके बाद ये 18 ऑलरेडी गिवन था, 7 और w ऑलरेडी गिवन था। देखो, केसेस को कॉपी पेस्ट ध्यान से करना। हमने टी और वी के लिए केसेस बनाए ना, तो टी और वी को हटा के जितने भी पर्सन है सभी को एडजस्ट कर दो आगे की तरफ। चलो आगे देखिए हमारे पास क्या क्लू गिवन है। हमने देखो किस किस चीज़ को यूज़ कर लिया, तो भाई साहब, हाँ, हमने देखिए किस किस चीज़ को यूज़ कर लिया कि v और s के बीच में अभी बिठाना है, हमने इसको यूज़ किया। अब इधर आइए, v और s के बीच में 2 पर्सन बिठाने हैं। तो v अगर यहाँ पर है, 2 का गैप, यहाँ पर s आएगा, क्योंकि s के अबव में x ने भी आना है। कितना अबव में आना है कुछ नहीं पता, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन में v अगर यहाँ पर है तो 2 का गैप हमें s यहाँ पर बिठाना होगा, और s के अबव में किसने आना है? x ने आना है। अब x से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन ये गिवन थी, देखिए, कहता है जितने नंबर ऑफ पर्सन x और t में है उतने ही नंबर ऑफ पर्सन z और s में भी हैं। अब यहाँ पर देखो, x अगर यहाँ पर है, t अगर यहाँ पर है, तो x और t में देखो कितने पर्सन आ रहे हैं? 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4। अगर x और t में 4 पर्सन है तो s और z में भी 4 पर्सन होने चाहिए। तो s अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा पर्सन आ गया? z अवेलेबल होगा, ओके। और एक ही पर्सन रह जाएगा यहाँ पर, कौन सा? u। गॉट माय पॉइंट? तो एक तो ये सिचुएशन बनेगी। दूसरा, इस केस की तरफ आओ, ये वाले केस की तरफ आओ। अगर x को हम यहाँ अरेंज करते, ठीक है, सबसे पहले x तो यहाँ अरेंज करते, ओके। अगर मैं x को यहाँ अरेंज करता, डिफरेंट पेन ले लूँ, ये वाला लेते हैं। अगर मैं x को यहाँ अरेंज करता, क्योंकि x s के ऊपर की तरफ है। अब देखो x और t में कितने का गैप है? x और t तो एडजेसेंट है, एक साथ बैठे हैं ना, तो z और s भी एडजेसेंट होनी चाहिए। अब s के साथ तो कोई सीट अवेलेबल नहीं है, तो मतलब मैं x को यहाँ नहीं ले सकता। अगर मैं x को यहाँ ले लेता हूँ तो देखो x और t में कितने का गैप है? 2 का गैप है, तो s और z में भी 2 का गैप होना चाहिए। तो 1 का गैप, 2 का गैप, यहाँ तो ऑलरेडी v बैठा हुआ है, z कहाँ बिठा देंगे? तो मतलब यहाँ पर x नहीं ले सकते थे आप, ओके। तो x को हम एक सिचुएशन में ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखो x और t में कितने का गैप है? 3 का गैप है, तो z और s में भी 3 का गैप होना चाहिए। तो s और z में 3 का गैप बन सकता है? नहीं, ऑलरेडी y आ रहा है। तो मतलब इस सिचुएशन में मैं x को अरेंज कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं x को यहाँ ले लेता, पहले केस में आते हैं। अब अगर यहाँ पर x अवेलेबल है तो x और t में देखो 1 का गैप है, तो s और z में भी 1 का गैप होना चाहिए। अगर s यहाँ पर है, 1 का गैप नहीं आ सकता z। चलो x को यहाँ से हटाओ, ओके। अब अगर मैं x को यहाँ ले लेता हूँ, अब देखो x और t में 2 का गैप है, तो s और z में भी 2 का गैप होना चाहिए। 2 का गैप पे तो ऑलरेडी y अवेलेबल है, मतलब x मैं यहाँ पर नहीं ले सकता। तो x के लिए एक ही कंडीशन बनी, अगर x यहाँ पर होता, तो x अगर यहाँ पर है, x और t में देखो 3 का गैप है, तो s और z में भी 3 का गैप होगा। s यहाँ पर है तो 1 2 3 के गैप में z यहाँ पर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक ही पर्सन रह गया, कौन सा? u।
ओके, चलो अब पर्सन तो सारे के सारे बैठ चुके हैं, गैप भी मेंटेन कर लिया। अब इनकी नंबर ऑफ डेट्स के बारे में बात करते हैं। एस के लिए डेट कौन सी अवेलेबल थी हमारे पास? 30, फिक्स कर दो। एस के लिए डेट कौन सी थी? 30। यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 आ चुकी है, चलो इसको यूज़ कर लिया। जेड के लिए डेट कौन सी थी? 20, यहाँ पर भी 20 आ चुका है और यहाँ पर भी 20 आ चुका है। ओके, इसको भी यूज़ कर लिया। वी के लिए क्या थी तारीख? 30 या 31। 30 और 31 भी कौन सी? जिस भी महीने में वो आएगा उसका मैक्सिमम। जैसे पहले केस में वी जुलाई में आ रहा है ना, तो जुलाई का मैक्सिमम डे क्या है? 31, तो वी 31 तारीख को पैदा हुआ है। ध्यान में है ना स्टेटमेंट? यहाँ पर भी वी अगस्त में आ रहा है, अगस्त का मैक्सिमम डे 31 तारीख होता है, तो वी भी 31 तारीख को आएगा। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो, और उसके अलावा देखिए, हमें एक्स और यू के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि एक्स और यू दोनों के दोनों प्राइम नंबर वाली डेट को पैदा हुए थे। मतलब या तो वो 17 को पैदा हुए हैं या तो 31 को। पहले केस में अगर मैं बात करूं, एक्स 31 तारीख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जनवरी महीने में पैदा होने वाला पर्सन 31 तारीख को पैदा ही नहीं हो रहा, तो मतलब वो 17 को पैदा होगा। और यहाँ पर यू के लिए 17 और 31 दोनों तारीख में से कोई भी तारीख हो सकती है, क्योंकि सेम डेट को पैदा होने वाले पर्सन दो कोई भी हो सकते हैं। वो 17 तारीख भी हो सकती है, वो 31 तारीख वाले दो हो सकते हैं। ओके, चलो अब एक ही डेट रही यहाँ पर, कौन सी? 15, क्योंकि 15 को भी तो कोई ना कोई पैदा हुआ है, ये भी देखिए आप। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ पर 31 तारीख नहीं आएगी तो 17 तारीख आएगी, क्योंकि जनवरी महीने में पैदा होने वाला 31 तारीख को पैदा नहीं हुआ। और यू के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या रहेगी? या तो 17 तारीख आएगी या तो 31। प्राइम नंबर डेट तो यही रही। मुझे इतना क्लियर कीजिए, इस वाले केस में 15 तारीख वाला पर्सन कहाँ जाएगा? अगर कोई पर्सन 15 तारीख को पैदा हुआ है तो उसके लिए स्पेस तो होना चाहिए ना, तो यहाँ पर 15 तारीख वाला पर्सन हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी केस 1 के अंदर। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अगर आपसे ये बन चुका था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्रॉस चेक कर लीजिए अरेंजमेंट के साथ। नहीं तो जो हम अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इससे रिलेटेड आंसर क्रॉस चेक कर लेना, और क्या है। ठीक है, चलो आंसर्स के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है? अक्टूबर S15, देखो ट्रू है। हाँ जी, अक्टूबर S15 ट्रू है। अक्टूबर एस तक तो ठीक था, बट डेट यहाँ पर 30 है। ओके, चलो आगे की तरफ जाते हैं। अप्रैल Y30, देखो अप्रैल Y30 ट्रू है? नहीं, एक भी चीज़ ट्रू नहीं है अप्रैल से रिलेटेड। उसके बाद जुलाई V31, 31, जुलाई में V है और 31 डेट है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल वैलिड था। कौन अक्टूबर में पैदा हुआ है? हाँ जी, अक्टूबर में देखिए कौन पैदा हो रहा है? एस पैदा हो रहा है, बी ऑप्शन। क्लासिफिकेशन टाइप है, हाँ जी, WSXYU। क्या क्या गिवन है? WXSYU, एक एक करके उठाओ। हाँ जी, W देखिए कहाँ पर है? सबसे लास्ट में है। ठीक है, सबसे लास्ट में है W। उसके बाद है X, X है जनवरी में, W है दिसंबर में, S कौन से महीने में? अक्टूबर में, Y है सितंबर में, U जो है वो मार्च में है। हाँ जी, क्लियरली पता चल गया, आंसर होगा Y। रीजन बिंग, Y के अलावा जितने भी पर्सन्स आपको दिए गए हैं वो 31 डेज वाले मंथ में पैदा हुए हैं। इकलौता Y ही ऐसा है पांचों ऑप्शन में से जो 30 दिन वाले महीने में पैदा हुआ है। ठीक है, तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। इफ X इज रिलेटेड टू U, अगर X U से संबंधित है, हाँ जी देखो X U से कैसे संबंधित है? X के जस्ट अब बिलो में U आ रहा है। दूसरा, Y S से संबंधित है, हाँ जी Y S से संबंधित कैसे है? क्योंकि Y जो है X U से संबंधित है, मतलब X U के जस्ट अबव में है। पहला केस ये था, अबव वाला उठा के चलते हैं। Y S से संबंधित है, मतलब Y जो है S के जस्ट अबव में आ रहा है। तो हमें क्या बताना है? हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू T। तो इसी तरीके से T से कौन संबंधित होगा? तो T के अबव में यहां पर कौन आ रहा है? V आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। हाउ मेनी पर्सन बोर्न आफ्टर T? T के बाद देखो कौन कौन पैदा हुआ है? ये 3 पर्सन पैदा हुए हैं, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो आंसर मैच कर लीजिएगा, जो भी आपने ऑप्शंस मार्क किए हैं या जो भी फ्रेम बनाया है। अगर यही क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं मतलब फ्रेम एग्जैक्टली आपका क्लियर है। ओके, चलो अगले सेट के ऊपर आते हैं। तो अगला सेट आपको पजल से या हाँ बॉक्सेस बेस्ड है, मतलब पजल से रिलेटेड है, बट अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कुछ क्वांटिटी यहाँ पर दी नहीं गई है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे वीडियो को पॉज करो, पहले इसे खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइएगा। बी ऑनेस्ट, ये नहीं डायरेक्टली सॉल्यूशन लेके चले गए, कोई फायदा नहीं है, ऐसे नहीं होते पेपर क्लियर। ओके, चलो
शुरू करते हैं। कहता अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस अरेंज्ड इन अ डिफरेंट रैक वन एंड द अबव। अलग अलग बॉक्सेस जो हैं वो एक के ऊपर एक रैक में रखे गए हैं। ईच बॉक्स इज पेंटेड इन डिफरेंट कलर। हर बॉक्स जो है अलग अलग रंग में भी है। ओके, पहली इंफॉर्मेशन है, कहता टू रैक्स बिटवीन बॉक्स डब्ल्यू एंड द ब्लू कलर बॉक्स। कहता दो रैक रखे गए हैं, किस किस में, डब्ल्यू और ब्लू कलर बॉक्स में। तो पहले हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू बॉक्स था, ठीक है, दो के गैप में कौन सा बॉक्स है, ब्लू कलर वाला। एक तो केस ये बना। दूसरा केस हम बना लेते हैं, अगर डब्ल्यू कलर वाला बॉक्स ब्लू कलर वाला बॉक्स डब्ल्यू के अबव में होगा तो, ठीक है, एक केस बना लेते हैं, अगर ब्लू कलर वाला बॉक्स जो है वो डब्ल्यू के अबव में हुआ तो। दो केसेस बन गए क्योंकि डब्ल्यू और ब्लू में दो का गैप है। आगे पढ़िए, अगली इंफॉर्मेशन है, कहता बॉक्स एस इज प्लेस्ड टू रैक्स अबव द बॉक्स विच इज ऑफ ग्रीन कलर। कहता एस बॉक्स जो है वो ग्रीन कलर के बॉक्स के दो रैक ऊपर है। दो रैक ऊपर है मतलब उन दोनों के बीच में एक का गैप होगा। इतना तो क्लियर है ना। जैसे आप फ्लोर के केस में करते हैं, 2 फ्लोर अबव 3 फ्लोर्स बिलो, मतलब 2 फ्लोर अबव का मतलब क्या होगा, दूसरा फ्लोर ऊपर की तरफ, मतलब एक का गैप हो गया। ऐसे ही रैक्स के केस में होगा। डन। चलो आगे देखिए, ग्रीन कलर बॉक्स एंड ब्लू कलर बॉक्स आर प्लेस्ड इन एडजेसेंट रैक्स। ग्रीन और ब्लू साथ साथ होंगे। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रीन और ब्लू यहां पर मर्ज करने बैठे ना तो आपके नंबर ऑफ केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अभी कितने केसेस हैं, 2 हैं, फिर क्या हो जाएगा, 4 केसेस बन जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को होल्ड पे रखते हैं कि ग्रीन और ब्लू एडजेसेंट रैक्स पे हैं। कौन किसके अबव में है, कौन किसके बिलो में है, कुछ अता पता नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन पे आइए, द बॉक्स विच इज 2 रैक्स बिलो द ब्लू कलर बॉक्स इज 2 रैक्स अबव द एक्स बॉक्स। अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से समझिएगा। कहता वो बॉक्स जो ब्लू कलर बॉक्स के 2 रैक नीचे है। अब ब्लू कलर बॉक्स के 2 रैक नीचे मतलब इस वाले बॉक्स की बात की जा रही है, तो ये वाला बॉक्स जो है ना एक्स के 2 रैक अबव है, तो मतलब एक्स जो है उसके भी जस्ट 2 रैक नीचे होगा। समझ में आ गया। सिमिलरली यहां पर ब्लू के 2 रैक नीचे ये वाला बॉक्स है, और ये वाला बॉक्स किसके अबव में है, एक्स के 2 रैक ऊपर है, मतलब एक्स जो है इस वाले बॉक्स के, जिसको मैं ये एरो हेड के थ्रू मार्क कर रहा हूं, एक्स जो है इसके 2 रैक नीचे होगा। ये इंफॉर्मेशन भी क्लियर होगी। आगे बढ़िए, क्या की मना है, ओनली 1 रैक इज बिटवीन डब्ल्यू एंड येलो बॉक्स। डब्ल्यू और येलो को के बीच में सिर्फ एक बॉक्स आ रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी होल्ड पे रखेंगे कि डब्ल्यू और येलो के बीच में एक का गैप है। कौन अबव में है कौन बिलो में है कुछ अता पता नहीं है अभी। ओके, देर आर एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन एस एंड ब्लू एज बिटवीन एक्स एंड टी। कहते हैं जितने एस और ब्लू में है, जितने भी एस और ब्लू में है उतने ही कितने हैं किसके बीच में है, एक्स और टी के बीच में है। ठीक है, और आगे ही कुछ गिवन है, ये देखो, विच इज रेड कलर, विच मतलब बॉक्स टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, और टी कलर बॉक्स जो है वो कौन से कलर में है, रेड कलर में है। ठीक है, तो ये वाला गैप जो है वो सेम होना चाहिए। एस और ब्लू का गैप, एक्स और टी का गैप जो है वो सेम होना चाहिए। ना तो एस का पता है प्रॉपरली, ना ही एक्स और टी का पता है, सॉरी टी का पता है। Z इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स टी। Z को जो है टी के जस्ट अबव में रखा गया है। टी का जस्ट अबव कौन आ रहा है, Z कलर बॉक्स, और टी के बारे में इंफॉर्मेशन है वो रेड कलर में है। आगे, ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन वाई एंड ग्रीन। वाई और ग्रीन के बीच में एक ही बॉक्स है। अब ग्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ थी, एक और लिख लो, वाई और ग्रीन के बीच में एक बॉक्स का गैप है। कौन अबव है कौन बिलो है कुछ नहीं पता। वॉयलेट कलर बॉक्स इज 2 रैक्स बिलो बॉक्स वाई। ठीक है, वॉयलेट कलर का जो बॉक्स है वो वाई के 2 रैक बिलो है। अभी मैं इंफॉर्मेशन लिख के बैठा हूं, ये देखो, वाई और ग्रीन के बीच में एक का गैप है। ये तो नहीं पता था ना ग्रीन वाई के अबव में आएगा या बिलो में। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो ये इन्फॉर्मेशन थी कि जो वॉयलेट कलर का बॉक्स है वो वाई के 2 रैक बिलो है। वाई के क्या है, 2 रैक बिलो है, मतलब दोनों के बीच में एक का गैप होगा। तो अगर वी वाई और ग्रीन के बीच में एक का गैप है, तो वाई अगर यहाँ पर है तो ग्रीन कलर का बॉक्स उसके अबव में ही आएगा। ये सीक्वेंस फिक्स होगा, क्योंकि अगर ग्रीन कलर का बॉक्स वाई के बिलो में आता है, 2 रैक बिलो में, तो वाई और वॉयलेट का बीच में एक का गैप वो तो क्लैश कर जाएगा ना। तो हमें जो है यहाँ से एक प्रॉपर क्लियरिटी मिल गई है। इसको हम फिक्स कर देते हैं कि जहां भी आएगा वाई, ठीक है, उसके 2 रैक नीचे कौन सा होगा, वॉयलेट कलर का बॉक्स,
और वाई और ग्रीन के बीच में क्या रहेगा, एक बॉक्स का गैप। मतलब ये सीक्वेंस जो है हमारे पास फिक्स हो चुका है। क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी। आगे बढ़ते हैं। यू एंड वाइट कलर बॉक्स आर प्लेस्ड इन एडजेसेंट ट्रैक्स। यू और वाइट एडजेसेंट है, यू और वाइट एडजेसेंट है, ना भी यू का पता है ना ही वाइट का पता है। उसके बाद यू इज प्लेस्ड 2 रैक्स अबव द येलो कलर बॉक्स। यू को येलो के 2 रैक अबव रखा गया है। ठीक है, यू को येलो के 2 रैक अबव रखा गया है। अब ये वाला पॉइंट भी क्लैश हो गया, देखो अगर यहाँ पर W और येलो के बीच में 1 का गैप है तो W येलो के अबव में तो आ ही नहीं सकता। ओके, 2 रैक अबव ऑलरेडी आ रहा है ना W येलो के, तो इतना क्लियर हो गया। येलो के 2 रैक अबव कौन आना चाहिए, बॉक्स U आना चाहिए, और येलो और W के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। ये सीक्वेंस फिक्स रहेगा, ये वाला सीक्वेंस जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब W से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिक्स है। W अगर आ चुका है, ध्यान से समझिएगा, W और येलो में कितने का गैप है, 1 का गैप है, और येलो के 2 रैक अबव कौन सा रैक, कौन सा बॉक्स है, बॉक्स U अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर भी आइए, अगर W यहाँ पर है, W के 2 रैक अबव में येलो कलर का बॉक्स आएगा, ये देखो, और येलो के 2 रैक अबव में कौन सा कलर का बॉक्स है, बॉक्स U अवेलेबल है। ओके, अब ब्लू के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ब्लू और ग्रीन एडजेसेंट है, दोनों एक साथ अवेलेबल थे। अगर ब्लू यहां पर है तो ग्रीन कलर का बॉक्स यहां पर आएगा, जहां पर एडजस्ट होता है वो तो कर देना एटलीस्ट। ओके, और ग्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि एस बॉक्स जो है वो ग्रीन के 2 रैक ऊपर है, 2 रैक ऊपर यहां पर कौन सा बॉक्स आ गया, एस बॉक्स आ गया। इंफॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। अब इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो आप, या कुछ और गिवन है ग्रीन और ब्लू के बारे में, चेक कर लें एक बार, एक सेकंड रुकिएगा। यू और वाइट एडजेसेंट है, एक तो ये गिवन था। अगर यू यहाँ पर है, मतलब जो एक अरेंजमेंट बन रही है ना उसको सेटिस्फाई करवाते जाओ, क्या पता उसी से ही आपका आंसर आ जाए। अदरवाइज एक तरफा तो होंगे ना, सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करके हम। टी के जस्ट अबव में कौन होना चाहिए, जेड होना चाहिए, इसको अभी साइड रखो। जितना गैप एस और डब्ल्यू में, एस और ब्लू में है उतना एक्स और टी में है। अब चेक करो एस और ब्लू में कितने का गैप है। एस अगर यहाँ पर है तो 1 2 बॉक्सेस का गैप है एस और ब्लू के बीच में, तो एक्स और टी के बीच में भी 2 का ही गैप होना चाहिए। अगर एक्स यहाँ पर है 2 का गैप, टी इधर नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि टी का तो कलर गिवन है, रेड कलर है। ठीक है, तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है कि टी जो है वो एक्स के बिलो रहेगा, कितना, 3 रैक नीचे। रीजन बिंग एस और ब्लू में 2 का गैप है तो एक्स और टी में भी 2 का गैप होगा। और टी के लिए कौन सा कलर है यहाँ पर हमें अवेलेबल, रेड कलर अवेलेबल है, और टी के जस्ट अबव में कौन बैठा हुआ है, जेड बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, क्या ये वाली हुई यू येलो ये तो भी हो चुका है, यू और वाइट एडजेसेंट है ये भी हो चुका है, एस बॉक्स जो है वो ग्रीन के अबव में है, ग्रीन और ब्लू एडजेसेंट है। ये वाली इंफॉर्मेशन रहती है अभी। ये वाली देखो, ग्रीन के 2 रैक नीचे कौन आ रहा है, वाई, तो वाई येलो कलर हो गया, और वाई के 2 रैक नीचे यहाँ पर कौन सा आ रहा है, वॉयलेट कलर। देखा जाए इसी अरेंजमेंट में ही सारी की सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, सारी कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है। ओके, चाहे तो आप इस इंफॉर्मेशन से ही अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन रहे हैं। नहीं तो इसे क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर क्रॉस चेक करनी है तो ध्यान से देखो हम कौन सा पॉइंट उठा सकते हैं। यू येलो और ब्लू वाला हमने पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करवा दिया है केस 1 के अंदर, ये केस 1 है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या था गिवन यहाँ पर, जो बैठ चुका है उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उठाएंगे। जैसे कि ग्रीन और ब्लू एक साथ है, और ग्रीन के 2 रैक अबव कौन है, एस। अगर मैं ग्रीन को यहाँ अरेंज करता, उसके 2 रैक ऊपर तो यहाँ पर एस आना चाहिए, बट यहाँ तो ऑलरेडी डब्ल्यू था, तो ग्रीन जो है वो ब्लू के नीचे वाले बॉक्स में आएगा या रैक में आएगा। ग्रीन अगर यहाँ पर है 2 रैक ऊपर कौन यहाँ पर बैठा है, एस बैठा हुआ है। अगर एस और ब्लू एक साथ हैं, ये वाली इंफॉर्मेशन देखिए, ठीक है, ये वाली मार्क कर रहा हूँ। अगर एस और ब्लू एक साथ हैं तो एक्स और टी भी एक साथ होने चाहिए, यही सिचुएशन आएगी ना, तो एक्स और टी एडजेसेंट होनी चाहिए, ये पॉइंट। ओके, ये वाला यूज कर लिया यहाँ पर।
ग्रीन और ब्लू एक साथ हैं, ये भी यूज़ हो चुका है। ग्रीन के बारे में इंफॉर्मेशन उठाओ। ग्रीन के 2 रैक नीचे वाई आएगा और वाई के फर्दर 2 रैक नीचे कौन आ जाएगा? वॉयलेट कलर। तो मुझे बताओ एक्स और टी एक साथ कैसे बिठाओगे? आप कहेंगे जी टी बॉक्स यहाँ आ तो सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि टी के लिए हमें रेड कलर अवेलेबल है, तो इसलिए ये वाला केस ही कैंसिल हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। जहां भी कंफ्यूजन हो एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देखो। ओके, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर बॉक्स। पीले रंग का बॉक्स देखो कौन सा है? वाई। आंसर आ गया, सिंपल, बॉक्स वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स प्लेस्ड 4x अबव जेड। जेड के 4 रैक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया? हाँ जी, जेड के 4 रैक ऊपर 1 2 3 4, यही होगा ना? 1 2 3 4। हाँ जी, जेड के 4 रैक ऊपर कौन रखा गया है? कोई बॉक्स रखा ही नहीं गया, क्योंकि बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन तो है। यहाँ पर कोई भी या तो रंग दिया जाता है, या तो कलर दिया जाता है, या तो बॉक्स नंबर नेम दिया जाता, कुछ भी नहीं गिवन। तो हम क्या मार्क करेंगे? देयर इज नो सच बॉक्स। ठीक है, रैक तो है बट उसमें कोई बॉक्स नहीं था। हाउ मेनी रैक्स बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू। जेड और डब्ल्यू के बीच में देखो कितने रैक आ रहे हैं? 2 रैक्स आ रहे हैं, सी ऑप्शन। हाउ मेनी रैक्स आर इन द शेल्फ बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ये टोटल नंबर ऑफ रैक्स बताओ कितने हैं, बस काउंट करके बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैक आ रहे हैं, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज ब्लू कलर बॉक्स। नीले रंग का बॉक्स देखो कौन सा है? हाँ जी, उसका भी हमें नाम नहीं दिया गया। ओके, डाटा इनएडिक्वेट। ये पता तो है ब्लू कलर बॉक्स कहाँ पर बैठा हुआ है, बट उसको कोई नेम ही कंसीडर करके नहीं दिया गया। वैसे ऑप्शन देखें, कहीं ऑप्शन में नया नाम ना हो। जेड एस यू वाई देखो, इनमें से कोई है? जेड एस यू और वाई में से एस नहीं है, यू नहीं है, वाई नहीं है और जेड भी नहीं है। ब्लू कलर का बॉक्स का कौन सा नाम है? मेंशन नहीं है, तो आंसर रहेगा डाटा इनएडिक्वेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन हमें दी गई है, तो पहले इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया लेना है। जैसे ब्रैकेट में ये नंबर 14 गिवन है, 14 बट डिस्टेंस कितना गिवन है? 20। मतलब कि इस डायरेक्शन के साथ M% में जो भी आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल होगी मेजरमेंट के साथ, उसमें 6 बढ़ा दिया जाएगा। 5 में भी 6 बढ़ा दिया गया, 11 बन गया। 13 में भी 6 बढ़ा दिया गया है, ये देखो 19 हो गया। 26 में 6 बढ़ा दिया गया, 32 हो गया। तो हम इतना ध्यान में रखेंगे, जो भी हमें डिस्टेंस मेजर करके दी जाएगी वो हमेशा ब्रैकेट में दी गई डायरेक्शन से कितना ज़्यादा होगा? 6 ज़्यादा होगा। और डिस्टेंस से हमेशा कितना ज़्यादा होगा? 6 ज़्यादा होगा। जैसे आ गया डब्ल्यू डॉलर क्यू। डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है? वेस्ट। तो डब्ल्यू क्यू के वेस्ट में होगा कितना? इसमें 6 बढ़ा दो, 12 मीटर। तो डब्ल्यू जो है वो क्यू के वेस्ट में होगा, तो हम क्यू ले लेते हैं रैंडमली यहाँ पर, उसके 12 मीटर वेस्ट में यहाँ पर कौन आ गया? डब्ल्यू। एरो हेड मार्क करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए डब्ल्यू क्यू के वेस्ट में ही आ रहा है। ओके, उसके बाद अब जो बैठ चुका है ना, जिसको हमने अरेंज कर लिया, उसी से रिलेटेड पैरामीटर उठाओ। डब्ल्यू और क्यू से रिलेटेड, ये देखो क्यू से रिलेटेड डाटा है, टी M% क्यू उठाओ। टी M% क्यू का मतलब क्या है? टी जो है वो साउथ में होगा, किसके? क्यू के। टी जो है वो क्यू के साउथ में है, कितना है? 17। 17 में 6 बढ़ा दो तो कितना आ गया? 23। तो टी जो है वो क्यू के साउथ में होगा, कितना? 23 मीटर। ये लेंथ कितनी बन गई? 23 मीटर। ओके, चलो अब क्यू भी बैठ चुका है, टी भी बैठ चुका है और डब्ल्यू भी बैठ चुका है। टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बना है जे एट द रेट का मतलब क्या है? ईस्ट। तो यहाँ जे जो है वो टी के ईस्ट में है। डिस्टेंस कितना होगा? 3। 3 में 6 बढ़ा दो, 9। तो जे जो है वो टी के ईस्ट में है, कितना? 9 मीटर। ये 9 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर होता जा रहा है? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो जे अवेलेबल हो चुका है, तो जे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठा लो। L% जे। L% का मतलब क्या है? नॉर्थ। तो L जो है वो जे के नॉर्थ में है, कितना नॉर्थ में है? 5। 5 में 6 बढ़ा दो, 11 नॉर्थ में है। तो L जो है वो जे के 11 मीटर नॉर्थ में है। ओके, अगर ये 11 है तो यहाँ से यहाँ 11 मार्क कर दो, ठीक है, स्प्लिटिंग कर दो, तो ये पेंडिंग कितना रह गया? 22। तभी तो 23 बन जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट अवेलेबल है? पॉइंट L। L से रिलेटेड डाटा उठा लो। तो L के बारे में क्या है? डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? वेस्ट। तो L जो है S के वेस्ट में है। L किसके वेस्ट में है? S के। अगर S के वेस्ट में L है तो L के ईस्ट में S होना चाहिए। कितना ईस्ट है? 1। 1 का मतलब 6 बढ़ा दो तो 7 मीटर।
यहाँ पर आ गया एस, कितना मीटर है ये, 7 मीटर। तो बस ये फ्रेम बन गया। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए क्या डाटा अवेलेबल है आपको क्वेश्चन में। डायरेक्शन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जे की डायरेक्शन डब्ल्यू के विद रिस्पेक्ट टू, जे ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, तो क्लियरली पता चल रहा है वो उसके साउथ ईस्ट में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि ये लेंथ निकालनी थी। अगर ये लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्रिएट कर दो। कैसे, अब ध्यान से सुनिए। अगर ये लेंथ 9 है तो ये भी कितनी बनेगी, 9, बट ये बेस कंप्लीट कितना बन जाएगा, ये देखो बेस कंप्लीट कितना बन जाएगा, 9 और 7 16 मीटर। तो 16 तो हो गया बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 12। तो ट्रिपलेट अगर ध्यान में हो, अगर कोई भी नंबर 3:4:5 में है वो ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 12 और 16 से कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या बनेगा, 20। तो Q और S के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 144 + 256 अंडर रूट में, तो अंडर रूट का कितना हो जाएगा, 400, मतलब के 20 मीटर। बट ये कॉम्बिनेशंस आपको पता होना चाहिए। थोड़ा यूनिक वे में ट्रैवल करो ना, ठीक है, यूनिक वे अपनाओ। ये तो सारे करेंगे, बट आपको इंस्टेंटली पता है 12-16 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 20। टी विद रिस्पेक्ट टू एस बताना है। हाँ जी, टी की डायरेक्शन एस के विद रिस्पेक्ट टू, क्लियरली पता चल रही है कि टी जो है एस के विद रिस्पेक्ट टू उसके दक्षिण पश्चिम में है, मतलब साउथ वेस्ट में है। क्लियर। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस मिनी मॉक टेस्ट का। प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा है क्लरिकल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी चीज़ें नई नई आप देख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। और रही बात, ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे अभी जब तक आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो जिसने भी पिछले मिनी मॉक्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल कंटेंट है वो आपके लिए। अब मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको अगले एक और बेहतरीन मिनी मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर बेसिस में मॉक टेस्ट दीजिए। जल्दी ही मिलता हूँ। ऑल दी बेस्ट।